कल अपन ने अनियन वाली एक्टिविटी पढ़ी थी और उसमें से अपन ने देखा था कि सारे जो भी अनियन के सेल्स अलग अलग अनियन से लिए हुए थे, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के, उन सब के सेल्स सेम ही आ रहे थे क्योंकि सब एक बेसिक स्ट्रक्चर से बने और वो बेसिक स्ट्रक्चर हर चीज़ का सेम ही होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं जिनके सेल के शेप अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के, अलग अलग तरीके के जो होते हैं वो दिखा रखा है। इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। देखो नर्व सेल होती है अपने, जो ज़्यादातर दिमाग से जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो उसका काम सारा मेंटेन करने का होता है, लाइक फंक्शंस परफॉर्म करने का। सडन अपन को जर्क लगा तो पता चल गया, गर्म लगा तो पता चल गया, वो सब। ब्लड सेल्स अपने ब्लड में होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स होती है। ओव्यूम जो फीमेल एग होता है, स्पर्म दैट इज़ योर मेल एग, बोन सेल, और इस तरह से फैट सेल, ये अलग अलग तरीके की सेल्स होती है अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो पाई जाती है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। शेप और साइज़ उनका उस अकॉर्डिंगली होता है जिस अकॉर्डिंग उनको फंक्शन परफॉर्म करना होता है, यानी हर अलग अलग सेल है तो अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है वो। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, क्योंकि अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है खुद का ही, और वो सिंगल सेल्यूलर है तो उसके शेप्स चेंज हो सकते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, और बाकी कई केसेस में, ज़्यादातर में फिक्स्ड ही होता है अपने ह्यूमन बॉडी वगैरह में तो सेल का साइज़ और शेप, पर कभी कभी एंड पेक्यूलर, पेक्यूलर यानी डिफरेंट टू नॉर्मल, जो मीनिंग ऊपर लिख रखा है, यानी नॉर्मल से थोड़ा हटके, जो फिक्स्ड शेप है और साइज़ है उससे थोड़ा हटके, यानी कभी कभी अलग भी हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैज़ अ टिपिकल शेप। आप देखना नर्व सेल का थोड़ा बहुत अलग तरीके का शेप होता है, बाकी सब थोड़े सर्कुलर ही हैं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. How does the living cell perform these basic functions? अब आपको पता है हर सेल अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human being. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डिविजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा हो जाता है। हर सेल का अपना अपना एक काम मिल जाता है उसको, और हर एक पार्ट का अपना अपना काम होता है, वो वही परफॉर्म करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पम्प ब्लड, अपना दिल है ब्लड को पंप करने के लिए, नीचे से खींचने के लिए ऊपर की तरफ वापस भेजने के लिए। स्टमक है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, एंड सो ऑन। सबके अलग अलग काम आपको पता है। लंग्स है सांस लेने के लिए। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज, तो उसी तरह से क्या होता है, एक जैसे बॉडी में हर एक पार्ट का अलग अलग काम है, उसी तरह से सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका खुद का अलग अलग काम होता है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो उस एक सेल में भी काम का बंटवारा होता है, यानी उसके जो अलग अलग पार्ट्स है सेल के भी अंदर, वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। और वो जो सेल के पार्ट्स हैं, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी में अंदर पार्ट्स अपन उनको ऑर्गन्स कहते हैं, वैसे सेल के अंदर उसके खुद के पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है इसकी डेफिनेशन। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनल का काम अलग अलग होता है, सच एज मेकिंग न्यू मटीरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो नया मटेरियल सेल में बनते रहना, पुराना मटेरियल वेस्ट हो जाता है वो अपने आप साफ़ होते रहना, उसका क्लियर होते रहना, ये सब काम अपने आप सेल में होते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल। तो एक सेल अपना काम इन पार्ट्स की वजह से ही कर पाता है। अब अपनी बॉडी भी तो तभी काम करती है जब अपने सारे पार्ट्स होते हैं, वरना वो डिफरेंटली वर्क करती। तो उसी तरह से ये सेल भी तभी काम कर पाता है जब इसमें ये सारे ऑर्गेनल्स हो। These organelles together constitute the basic unit called the cell. अब ये सेल ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके, जैसे अपने बॉडी पूरे और ऑर्गन्स मिलके एक साथ बॉडी बनाते हैं, वैसे ये सेल ऑर्गेनल्स मिलके सेल बनाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट द ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। यानी जितने भी सेल है उनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं, वो सब में कॉमन होते हैं। भले वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा हो, वो सेल लाइक एनिमल में हो या ह्यूमन बींग्स में हो या किसी में भी हो। अब जैसे अपन को पता है कि अपन अंदर हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब भी जानवरों में भी होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा अलग होता है, लाइक किसी के 3 हार्ट होते हैं या किसी के एंड सो ऑन, ऐसे अलग अलग। तो बेसिक जो एक प्रॉपर्टी है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल, वो सबका सेम ही है। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। अब सेल है क्या,
वैसे तो आपको सेल किससे बना है वो सब देखते हैं अपन। तो अगर अपन माइक्रोस्कोप के अंडर उसको पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें एक बहुत कॉमन निकल के आती है हर सेल में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो एक सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसके सबसे बाहर होता है, और उसके बीच में अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट इस तरह से होते हैं। ये 3 उसके मेन पार्ट है। अब इस साइटोप्लाज्म में ये जो बीच का पार्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तो अपन फर्स्ट पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है सबसे पहले, दिस इज़ द, और जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपको ये सब अंडरलाइन करना है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका काम क्या है, वो सब आपको पता चलेगा इससे। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। ये क्या है, outermost covering यानी सबसे बाहर होने वाली कवरिंग सेल की, जो क्या करती है, सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी जो सेल के अंदर की चीज़ें हैं उसको बाहर की दुनिया से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है ये लेयर। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये परमिशन देती है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, अंदर सेल के अंदर और सेल के बाहर। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। कुछ मटेरियल को तो ये अपने अंदर आना अलाउड ही नहीं करती है, क्योंकि वो अंदर नहीं चाहिए, सेल में काम के नहीं है, ठीक है, पर अपनी बाहर बॉडी में काम के, तो उनको रोकती है आने से। इस वजह से यानी इसका ये क्या कर रही है, देखो एक वॉचमैन की तरह काम कर रही है। लाइक कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर अलाउड नहीं है। तो उसकी वजह से इस मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये सेलेक्ट करती है, चीज़ों को चूज़ करती है और फिर परमिट करती है। परमिएबल यानी परमिट करती है, तो चूज़ करके परमिट करती है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये मूवमेंट होता कैसे, यानी चीज़ें बाहर से अंदर आती और जाती कैसे हैं। तो सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये CO2 और O2 एक्सचेंज कैसे होते हैं, लाइक अंदर और बाहर किसके साथ, एक प्रोसेस है उसका डिफ्यूजन नाम का। तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। अपन ने डिफ्यूजन पढ़ा है। डिफ्यूजन यानी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यानी अचानक से मूवमेंट हो जाना सब्सटेंस का, कहाँ से कहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे। अभी जैसे मैंने स्प्रे किया, मान लो मैं स्प्रे करती हूँ, तो स्प्रे करने पे क्या होता है, अभी तो इस परफ्यूम मेरे जहाँ मैंने स्प्रे किया जस्ट वहीं होता है, पर थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल दूर तक आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, डिफ्यूजन की वजह से। लाइक आपने स्प्रे किया, यहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई परफ्यूम की जो मटेरियल था, और दूसरी जगह उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो होती है और उसको वो स्पेस खाली होता है, और वो क्योंकि गैस है, ठीक है, तो वो पार्टिकल इजीली पूरी जगह ऑक्यूपाई करती है, यानी पूरे रूम में खुशबू जाती है ना, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं और सारी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और वो प्रोसेस से आप समझ सकते हो इस बात को कि CO2 और O2 इसी तरह से एक्सचेंज होते हैं। Something similar to this happens in the cell when, for example, substance like CO2 क्या अपना सेल्यूलर वेस्ट है, क्योंकि ये सेल वेस्ट निकालते हैं और अपन वापस से इसको रिलीज़ करते हैं सांस लेते वक्त, एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, इसीलिए इनको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। दे एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है CO2 की, और बाहर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम रहती है। इस वजह से वो CO2 क्या है, बाहर से अंदर की तरफ अपने आप आ जाता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ काम करता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ही अपनी बॉडी में ये सब चीज़ें हो पाती है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल, यानी बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है CO2 की सेल के अंदर से, इसलिए वो बाहर से अंदर आ जाएगा। और सिमिलरली ये होता है O2 के लिए। O2 क्यों एंटर कर जाता है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है और अंदर सेल के अंदर O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। इस वजह से वो क्या है, डिफ्यूजन की वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं और ऑक्सीजन अपने सेल के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफ्यूजन के इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, यानी O2 और CO2 के एक्सचेंज में।
अब देखो इसी तरह से वाटर का मूवमेंट है. वाटर ऑल्सो ओबीज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. जो डिफ्यूजन प्रोसेस ज़्यादातर गैसेस के लिए पढ़ते हैं अपन. ठीक है. और अगर यही प्रोसेस वाटर लिक्विड्स में हो जाता है तो उसे ऑस्मोसिस का नाम दे दिया जाता है. ठीक है. Movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अब अगर सिर्फ पानी नहीं है बाहर, लाइक अपनी बॉडी में ऐसा 70% वाटर होता है वैसे, तो सिर्फ पानी तो नहीं होता उसमें ना, बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं. तो मोमेंट ऑफ वाटर यानी वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आएगा, वो उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसमें जो सब्सटेंस घुला हुआ है उसकी अमाउंट क्या है ना. This osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. ठीक है. यानी ऑस्मोसिस में क्या होगा, जहाँ से पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से पानी चला जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी जहाँ पानी की कमी है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है. अब नेक्स्ट है कि अगर अपन इस पानी में सॉल्ट डाल दें या शुगर डाल दें तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा अपन को उसमें. देखो क्या होगा, 3 चीज़ें हो सकती है. या तो पानी अंदर से बाहर चला जाए, या बाहर से अंदर आ जाए, या कहीं पे भी ना जाए. तो वो तीनों केस पढ़ेंगे अपन. सबसे पहले है अगर मीडियम सराउंडिंग द सेल, यानी जो अपना सेल है जिस भी सब्सटेंस में है, यहाँ मैं सेल की बात कर रही हूँ, किसी चीज़ की बात नहीं कर रही, तो वो किसी में भी हो सकता है. अगर उस सेल की मीडियम सराउंडिंग यानी बाहर की तरफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेशन वाटर की ज़्यादा होने का क्या मतलब है, मैंने आपको सिखाया था. जैसे HCl है, HCl में मैं बहुत ज़्यादा पानी डाल दूँ तो वो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, यानी उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन HCl की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है. तो यहाँ पे भी वही बात है कि शुगर की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा पानी की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी. इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है अपना, डाइल्यूट है, यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो इस केस में अगर बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अंदर ले लेगा पानी को. ठीक है. तो सेल क्या करेगा, फूल जाएगा. सेल में पानी भर जाएगा ना तो वो फूल जाएगा. ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. Water molecules are free to pass across the cell membranes in both the direction, but more water will come into the cell than will leave. देखो पानी दोनों तरफ जा सकता है, अंदर की तरफ भी आ सकता है और बाहर की तरफ भी जा सकता है. पर ज़्यादा क्या होता है, यानी ज़्यादा पानी बाहर कम जाता है और अंदर जो आता है वो पानी काफ़ी ज़्यादा होता है. इसलिए नेट रिज़ल्ट, अपना ओवरऑल रिज़ल्ट क्या होता है कि वाटर अंदर आ जाता है इनसाइड द सेल, और सेल क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल अप यानी फूल जाता है. समझ में आ गया. तो ये अपना एक केस है जब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन पानी की ज़्यादा है. अब देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है पानी की अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो ना सेल फूलेगा ना श्रिंक होगा, यानी सिकुड़ेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं उसको होगा. और ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो सेल की और बाहर वाले की. तो इस केस में पानी दोनों तरफ जाएगा, अंदर से बाहर भी और बाहर से अंदर भी. पर जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही पानी अंदर भी आ रहा है, इज़ द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट. सो इस वजह से देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर. तो जितना आया उतना ही वापस चला गया, तो आपके पास नेट रिजल्ट तो ज़ीरो ही हो गया ना. तो सेल क्या करेगा, वो सेम साइज़ का ही रहेगा जितने का वो था. ठीक है. तो ये अपना सेकेंड केस हो गया. थर्ड केस अपना है अगर बाहर वाली मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन लोअर है सेल से, यानी वो बहुत ही कैसा सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यानी क्या, उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है, यानी पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऐसे केस में अंदर सेल अपने अंदर से पानी बाहर दे देगा, क्योंकि अब क्या है, अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गई और बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो हायर से लोअर की तरफ वो मूव कर जाएगा. ठीक है. और इस केस में सच अ सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ऐसे केसेस को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन. और ऐसे केसेस में सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है. अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में जाएगा इस बार भी पानी, पर जितना अंदर से बाहर जाएगा उतना बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा. इसीलिए सेल क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक. इसलिए सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसने ज़्यादा पानी बाहर दे दिया, जितना उसके पास आया नहीं उससे ज़्यादा उसने दे दिया है, इस वजह से वो सिकुड़ जाएगा. ठीक है.
तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या हो गया, एक स्पेशल तरीके का डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया जो किससे होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल, आप जो ये किशमिश भिगोते हो ना रात में, पानी में आप भिगो देते हो और वो सुबह फूल जाती है, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ऑस्मोसिस ही होता है, क्योंकि अंदर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है पानी की और बाहर ज़्यादा होती है, इसलिए जैसे आप उसको भिगोते हो वो पानी अंदर चला जाता है और वो सेल्स फूल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ये एग्जाम्पल आपको? ओके, नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।